नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में इलेक्शन है और इस बीच में चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब भी चुनाव होता है, तो यहाँ सारा खेल चुनाव पर है। जब राजशाही होती थी, तो वहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता था। जनता के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो किसी को चूज़ कर सके। तो वहाँ पे क्या होता था कि राजा है, राजा की जो पटरानी होती थी, उसका जो बेटा हुआ या उन बेटों में जो सशक्त हुआ, उसको बाय डिफ़ॉल्ट राजसत्ता मिल जाती थी। अब वो चाहे तानाशाह हो या जो भी हो, भैया वो जैसा रूल चलाएगा, बाकी लोगों को आँख मूंद के फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। फिर डेमोक्रेसी आती है, अंग्रेज़ आते हैं और उसके साथ ही डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी आने से क्या हुआ कि अब जनता जो है, वो चूज़ कर सकती थी। तो जनता चूज़ करेगी, लेकिन भारत की परिस्थितियाँ अभी भी वैसी जातिवाद और तरह-तरह की चीज़ हैं। इसमें फिर से दिक्कत ये हो सकता था कि अगर किसी को चूज़ करना हो, तो जो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जैसे वो बात है ना कि जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। तो जो स्ट्रॉन्ग है, वो बड़े आसानी से अपने कैंडिडेट को वहाँ पे चूज़ कर सकता था। तो यहाँ पे अब बात आ गई चुनाव आयोग की। कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, जिसका काम हो कि वो चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, चाहे जिसका कुछ भी बैकग्राउंड ना हो या फिर कोई पावरफुल ही क्यों ना हो, सबको इक्वली ट्रीट करे और हर एक जनता को पूरा अधिकार दे, जिसके कारण से चुनाव संपन्न हो, तब जाके डेमोक्रेसी का असली रूप सामने आता। तो ये जब बात आ रही है तो यहाँ पे सारा खेल अब चुनाव आयोग पे आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ समयों से हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर लोगों में काफ़ी असंतोष है। बहुत सारे विपक्ष जो है उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और इन तमाम मुद्दों के बीच में आज का टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि ये चुनाव आयोग से रिलेटेड जो है आप अपना पक्ष रखिए, रैशनलिस्ट लोगों का क्या पक्ष है? तो इसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर विलास खराज जी, वो इस पर हम उनसे काफ़ी गहन चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग पे ये जो सवाल खड़ा हुआ है, वो क्या चीज़ें हैं। तो समय ना गँवाते हुए हम उसको शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो चलिए हम समय ना गवाते हुए सीधे हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर विलास खराज जी आपका साइंस जर्नी पे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपसे मेरा प्रश्न है, चुनाव आयोग को लेकर बहुत ज़्यादा असंतोष देखा गया है। पिछले समय से चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़पेपर में भी कहीं या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी हो-हल्ला मचा था चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर। तो चुनाव आयोग का क्या काम होता है और अगर कोई भी पक्ष और विपक्ष में से कोई भी अगर उससे असंतुष्ट हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं? जी। आज पूरे देश भर में सारा विपक्ष और जनता एक खुद विपक्ष बन चुकी है। केवल बीजेपी विरोधी पार्टियां ही नहीं, बल्कि जनता भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर बहुत असंतोष है। मगर बीजेपी वाले लोग इस बात को अभी अनदेखा कर रहे हैं या मजाकी स्वर में बता रहे हैं, आप हार जाते हो तब आप ईवीएम पर सवाल खड़े करते हो। मगर यही बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। इन्होंने रिसर्च करके किताबें प्रसिद्ध की थी। डेमोक्रेसी एट अ रिस्क नामक एक किताब बीजेपी के लोगों ने, सुब्रमण्यम स्वामी और उन लोगों ने प्रसिद्ध किया था। एल के आडवाणी का उसको प्रीफेस था। और 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कई सारे सवाल पूछे और ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि ईवीएम को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए और 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के पक्ष में जजमेंट है। तो ये कोई नया सवाल नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर या चुनाव आयोग को लेकर जो चर्चा हो रही है,
मगर जिन लोगों को इस पर सवाल था, चुनाव प्रक्रिया पर उनको डाउट था, आज वो लोग बात दावा कर रहे हैं कि 2045 तक नरेंद्र मोदी ही चुनकर आने वाले हैं। बड़ा आश्चर्यजनक बात है। तो ये सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग को लेकर हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग एक विशिष्ट विचारधारा जो डिक्टेटरशिप को मानती है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर यकीन करती है, ऐसे लोगों के समर्थन में खड़ी होकर काम कर रही है। इसीलिए सोशल मीडिया में चुनाव आयोग को लेकर जो चर्चा हो रही है वो वाजिब चर्चा है, और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी। अगर देखा जाए तो जो विपक्ष के नेता हैं, उसमें सबसे जो मुख्य नाम आता है, वो राहुल गांधी का आता है। राहुल गांधी ने बड़े सनसनीखेज उस पे आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पे, जैसे कि उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगा दिया था और उन्होंने पूरे दिल्ली में कई तरह के जुलूस निकाले गए, मोर्चे निकाले गए, जिसमें दर्जनों गिरफ्तारियाँ की गई। इवन बिहार में देखा गया कि अजीत अंजुम पत्रकार जो हैं, जो एसआईआर घोटाला जो है उसको चर्चा कर रहे थे, तो उन पर एफआईआर दर्ज करने की और उनको दबाने की कोशिश की गई। तो ये क्या इस समय जो ये घटना जो की जा रही है, ये सवाल यहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये लोग चुनाव आयोग से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इन पर एफआईआर दर्ज कौन कर रहा है? किसको दिक्कत हो रही है कि चुनाव आयोग से अगर सवाल-जवाब हो कि यहाँ पे निष्पक्षता है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इससे किसको दुःख हो रहा है, किसको दर्द हो रहा है? जी, कौन चाहता है कि दबा दिया जाए लोगों को? जी। जी जी जी। जो अंजुम जी हैं, जो सीनियर पत्रकार है, एसआईआर को लेकर उन्होंने ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग किया, और दुनिया के सामने, दुनिया के पटल पर ये कितना मजाक चल रहा है इसको एक्सपोज किया, तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ। उसी दरमियान सोशल मीडिया पर बहुत सारा चुनाव आयोग को लेकर और चुनाव की धांधलियों को लेकर चर्चा विमर्श चल रहा था, तो मैंने भी पोस्ट किया था संदर्भ के साथ। तो मेरे ऊपर भी मराठवाड़ा, इधर महाराष्ट्र में एक मराठवाड़ा रीजन आता है, हुँ, उसमें बीड नामक जिला है, आष्टी तहसील है, तो मेरे ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है कि आपने चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाया। और मैंने बांग्लादेश का संदर्भ दिया था कि जहाँ धांधली हुई थी चुनाव को लेकर, तो वहां की प्रजा ने जो चुनाव आयुक्त था उसके गले में जूते की माला डाली थी, जूते से पिटा होगा। तो उन्होंने कहा कि हुँ, आप एक बांग्लादेश तानाशाह देश का समर्थन कर रहे हो, और भारत तो लोकतांत्रिक देश है, आप ये गलत कर रहे हो। दुनिया दुनिया में चुनाव प्रक्रियाएं, भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक देश है। अगर हम कह रहे हैं कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में अगर पारदर्शिता से चुनाव प्रक्रिया नहीं हो रही है, और एसआईआर जैसा गुप्त खेल जिसमें करोड़ों नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार से, वोट देने के अधिकार से अगर वंचित किया जा रहा है, तो उसी दरमियान राहुल गांधी ने एक्सपोज किया कि अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और अभी कर्नाटक के आयुक्त ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव लेना चाहिए ये घोषित किया। वो बहस का मुद्दा बना हुँ, हुआ है कि केंद्र कहेगा ईवीएम से लो, अब एक राज्य कह रहा है नहीं बैलेट पेपर से लो। मगर जो खुलासे हुए हैं वो खुलासे बहुत सनसनीखेज है। जिस घर में 6 मेंबर है, अभी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, छह मेंबर है, और दो ढाई हजार वोटर के नाम आ रहे हैं, और आ, कहीं पर ऐसे नाम आए कि उनके नाम पर दूसरे लोग वोट डाल रहे हैं। एसआईआर में ऐसा हुआ कि कुत्ते बिल्ली के नाम दर्ज हुए। कितनी गजब बात है। लाखों लोगों के नाम माइनस कर दिए गए, और खबर है कि कुत्ते के नाम से एसआईआर में दर्ज हुआ।
ये कुत्ता वैल्यूबल है मगर इंसान वैल्यूबल नहीं है। तो इस देश में क्या तानाशाही से लोकतंत्र चलेगा क्या? जनता अगर चुनाव आयोग को लेकर चर्चा कर रही है तो उसके सामने तथ्य हैं, अलग अलग राज्यों के आंकड़े सामने है। अभी महाराष्ट्र में गोटे नामक एक नेता है धुलिया के, उन्होंने कहा कई लाखों की संख्या में धुलिया जिले में फर्जी नाम सामने आए। और महाराष्ट्र में एक केस डाला था एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी, नेता है और खुद वकील है, उन्होंने केस दर्ज किया था कि चुनाव जब प्रक्रिया हुई महाराष्ट्र में विधानसभा की तो आंकड़े घोषित हुए, इतना परसेंटेज वोट अलग अलग विधानसभा में हुआ, मगर चुनाव का रिजल्ट आया और चुनाव की गिनती शुरू हुई तो लगभग 70 लाख राउंड अबाउट वोटर बढ़ गए। एक एक वोट से हारता है, एक एक से वोट से जीतता है। और बॉम्बे हाईकोर्ट में वो केस भी चली, पता नहीं उस केस को क्यों डिनाई किया गया। मगर प्रशांत प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट है, उनका तो ये कहना है बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में कितने कितने करोड़ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस खरीदे जाते हैं, उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया। तो केवल ये जो डेमोक्रेटिक देश है, चुनाव आयोग का ही मामला नहीं है, न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर, चुनाव आयोग की धांधलियों को लेकर, मगर जवाब देने के लिए बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के लोग प्रवक्ता के तौर पर सामने आ रहे हैं। अभी कल एक नया खुलासा राहुल गांधी ने किया कि कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए से लोगों के नाम कैसे डिलीट कर रहे हैं, और बहुत सारे खुलासे उन्होंने दिए और विथ एविडेंस वहां पर लोगों को खड़े किया। महाराष्ट्र के बाउंड्री के कुछ गांवों का उन्होंने सर्वे करके बताया, कर्नाटक के, और लोगों को भी उपस्थित किया गया। अभी नया खुलासा हुआ कि सॉफ्टवेयर के जरिए से नाम डिलीट किए जाते हैं, जिसको उन्होंने हाइड्रोजन बम कहा, यानी नया खुलासा। पहला बम था, अभी हाइड्रोजन बम है। अगर राहुल गांधी गुनहगार हैं, राहुल गांधी अगर चीट कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर वो जो चुनाव आयोग का ही डाटा को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब उनकी बातों में तथ्य है। जी जी, आपने आपने बताया कि जब आपने भी जो ये अनियमितताएँ थी, जिसमें सारे पत्रकार बोल रहे थे, जिसमें चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हों या कपिल सिब्बल से लेकर हर एक लोग जब सवाल खड़ा ही कर रहे थे, उस बीच आपने भी सवाल खड़ा किया। तो आपको भी डराने की, धमकाने की कोशिश की गई। मैं जानना चाहता हूँ, वो पूरा मामला आप बताइए और क्या उसको हम दिखा भी सकते हैं, जो आपने बताया कि एफआईआर हाँ, दर्ज की जरूर। गई थी? हाँ। यस तो यस। उस क्या मामला है वो क्योंकि बताइए पूरा? और कौन जब धमकाने की ये कोशिश कर रहा है आपको? अभी वो पेशे से अपने आप को वकील बता रहे हैं महाशय, मगर जी। अभी उसकी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो वो सारा मामला आएगा, ऑन रिकॉर्ड आएगा। मैं भी हुँ, चाहता हुँ। हूँ अगर कोई एफआईआर करता है और एफआईआर के जरिए से डराना चाहता है, हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग पर, अगर कोई थर्ड व्यक्ति कह रहा है इससे लोगों को उकसाया जा रहा है। अब मैंने संदर्भ के साथ एक वीडियो जो वायरल हो रहा था उसको मैंने पोस्ट किया कि, और उसके साथ मैंने जो कंटेंट डाला कि लोकतंत्र को अगर नहीं मानोगे तो बांग्लादेश में जो हालत हुई क्या वो भारत में हो सकती है? ऐसा दृश्य तो भारत में दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक तानाशाह देश है और आपने उस देश का समर्थन करके लोगों को उकसाया है वगैरह वगैरह। और मेरे साथ मेरी पार्टी का भी जिक्र किया, अपनी जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय महासचिव वगैरह।
मगर इस एफआईआर से अगर वो डराना चाहते, धमकाना चाहते हैं, तो कानूनी प्रक्रिया को हम फेस करेंगे। और कानूनी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की जो धांधलियां हैं वो तो चर्चा में आएगी, वो तो रिकॉर्ड में आएगा, और सारा रिकॉर्ड हुँ, में आएगा। ईवीएम घोटाला कैसे किया, और ये धांधलियां हो रही है। नरेंद्र मोदी की आंकड़े तक आ रहे हैं कि कितने संख्या में वाराणसी में धांधली हुई। वोट छोड़ गद्दी छोड़, ऐसे बंगाल के असेंबली में नारे लगे, दिल्ली में नारे लग रहे हैं कि वोट चोर है। और वोट चोरी करने के लिए चुनाव आयोग इन चोरों को मदद क्यों कर रहा है? ये वोट चोर जो लोग हैं, इन वोट चोरों को चुनाव आयोग मदद क्यों कर रहा है? तो ये भी बातें सामने आएगी। मगर लोकतंत्र बचाने वाले लोगों के ऊपर अगर एफआईआर होता है तो ये उनका अपमान नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने वालों का एक ढंग से सम्मान है। क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तभी लोगों के अधिकार बचेंगे। मेरे ऊपर उन्होंने एफआईआर करके मुझे डराने का प्रयास किया है, मगर पूरे देश भर में ये बातें अभी गई नहीं है। ये बातें हुँ, अभी जाएगी कि लोकतंत्र को बचाने वालों को डराया जा रहा है बीजेपी के कार्यकाल में। और उसके लिए जो थर्ड पार्टी है पीछे से, उनको सामने आना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग के ऊपर कितने सारे सवाल है। एसआईआर जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तय किए थे उसमें वो आधार कार्ड को अलाउ नहीं कर रहे थे। हुँ, और इतनी जल्दबाजी हो रही है, बाढ़ग्रस्त एरिया है, पंजाब की तरह बिहार भी बाढ़ग्रस्त एरिया है। बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं गाँव देहात में, बाढ़ग्रस्त वाले एरिया में कैसे मिलेंगे? मगर अभी मुझे ये लग रहा है एसआईआर को लेकर मैं अपना व्यू ऑफ पॉइंट रख रहा हूं। वो चुनावी प्रक्रिया को सामने रखकर चुनाव आयोग कर रहा है ऐसा बता रहा है। मगर एसआईआर जो चल रहा था उसमें लाखों करोड़ों लोगों का नाम माइनस कर दिया गया, और तेजस्वी यादव ने ढेर सारे खुलासे किए, उनका तक नाम माइनस था एसआईआर से, ये भी उन्होंने खुलासा किया। तो इसका एसआईआर जो चुनावी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग कह रहा है, मेरा आकलन ये है वो एसआईआर नहीं है, बल्कि सीए एनआरसी बिहार के लोगों के ऊपर थोपने का साजिश है। सीए एनआरसी क्या है? सीए एनआरसी में असम में यही था, हुआ था कि कई लाखों लोगों के नाम माइनस कर दिए गए थे, जिससे वहां बड़ा आंदोलन हुआ। और बाद में बीजेपी गवर्नमेंट को उस मामले पर पीछे हटना पड़ा। मगर कभी बंगाल में अमित शाह जाते हैं। पिछले वर्ष लोकसभा के पूर्व अमित शाह ने भी बिहार में जाकर कहा कि हम सीए एनआरसी लागू करेंगे। सीए एनआरसी मतलब मूल भारतीय नागरिकों को नागरिकता से वंचित करना है, ये सीए एनआरसी का मतलब। क्योंकि सीए एनआरसी में ऐसे ही डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे बर्थ से संबंधित, वो भी 1971 के पहले के, 1949 के पहले के। नरेंद्र मोदी के पास नहीं है डॉक्यूमेंट, तो भारतीय प्रजा के पास कहां मिलेंगे? तो ऐसे हुँ, ही डॉक्यूमेंट एसआईआर के मामले में मांगे जा रहे हैं। और अगर उनके नाम काटे जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी वोट का मौलिक अधिकार से उनको वंचित किया गया, ये इसका मतलब हुआ। हुँ, और हुँ, भारत के संविधान के अनुसार वोट डालना मतलब आर्टिकल 19 का एक्सप्रेशन है। फंडामेंटल राइट में जो विचार अभिव्यक्ति है, 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम के खिलाफ जो फैसला आया उसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया कि वोट का मौलिक अधिकार है। केवल वोट ये नागरिकों को
नेता चुनने का अधिकार नहीं है, बल्कि भारत की प्रजा को दिया गया फंडामेंटल राइट है। अगर नेता तो बोलेगी ही, विपक्ष तो बोलेगा ही, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भारत का हर नागरिक इसके ऊपर सवाल कर सकता है। अगर सवाल करना लोकतांत्रिक देश में जायज है, मगर उनके ऊपर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, तो मुझे लगता है भारत में चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करना, मुझे लगता है भारत में इमरजेंसी लागू हो गई है क्या, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये आपने कहा था शुरू में कि ये कोई नई घटना नहीं है और जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो वो भी ईवीएम को और इस तरह की चीज़ों को लेकर गई थी, कोर्ट में गई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ क्या उस समय जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी क्या उसने भी उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करके उन्हें चुप कराने की कोशिश की थी? उस समय बीजेपी के लोगों ने बहुत ही वेल प्लान में एक्सपर्ट लोगों को लेकर स्टडी किया था, तब उन लोगों ने भी डिनाई किया था। मगर कांग्रेस के कार्यकाल में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8 अक्टूबर 2013 को। हुँ, ये सोचने हुँ, वाली हुँ, बात है कि 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया। मैं आपको बताना उस समय क्या हुआ था, कांग्रेस का ही कार्यकाल था, उस समय भी ऐसी हुँ, हुँ, घटनाएं हुई थी। एक घटना हुई कि एक व्यक्ति थे साउथ इंडिया के, उन्होंने हुँ, हुँ, इसको ईवीएम मशीन को स्टडी करने के लिए, हरि प्रसाद उनका नाम है, जे हुँ, एलेक्स हेल्डरमैन, रॉब ग्रीन हुँ, हुँ, ग्रिप, स्कॉट वॉलचॉक और एरिक बूस्ट्रा, अरुण कनकिप्ती, श्री कृष्णा सुकामूर्ति और वसाव्या यगाति, इन लोगों ने हुँ, ईवीएम मशीन को लेकर एक सर्वे किया, हुँ, हुँ, इन्वेस्टिगेशन किया, साइंटिफिक स्टडी किया उसको ओपन करके। मगर उनको हुँ, उन्होंने चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन मांगा। देखो उस समय भी चुनाव आयोग का रवैया हुँ, देखिए कि इन एक्सपर्ट लोगों ने चुनाव आयोग को कहा कि हम ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये 2010 की बात है, हुँ, ये जो मामला हुआ ये 2010 में हुआ, और उन्होंने उसका बाज़ाब्ता रिकॉर्डिंग किया, साइंटिफिक स्टडी किया और वेबसाइट पर उसको अपलोड भी किया था कि ईवीएम मशीन में कैसी गड़बड़ी की जाती है। हरिप्रसाद और उन हुँ, साथियों ने क्या किया, पुणे में शायद एक चुनाव अधिकारी को पैसा देकर गुपचुप तरीके से ईवीएम मशीन खरीद लिया, इलीगल तौर पर, हुँ, और उसको पुर्जा ओपन करके उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि हम तो मान रहे थे कि ये हैक करने में शायद घंटा लगेगा, कुछ मिनटों में हैक कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा। और हुँ, उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन में 100% गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा डिस्क्लोज किया। तो कांग्रेस के लोगों ने भी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और पार्लियामेंट में आवाज उठी थी, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, इन्होंने हरिप्रसाद का पक्ष लिया था कि वो नागरिक है और उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। बॉम्बे की पुलिस जाकर हैदराबाद में उसको अरेस्ट किया था। अभी पता नहीं वो हुँ, हरिप्रसाद कहाँ गायब हुए हैं। हरिप्रसाद एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट है, वो गायब है, वो अभी तक कहाँ दिखाई नहीं दे रहे। ये सोचने वाली हुँ, बात है। बीजेपी का कार्यकाल आने के बाद वो गायब है और उस समय उनको अरेस्ट हुँ, किया था। ये एक मामला उस समय हुआ था। तो अब दूसरा मामला आया 8 अक्टूबर 2013 को, जस्टिस सदाशिवम और रंजन गोगोई ने ईवीएम को लेकर फैसला दिया था, हुँ, और हुँ, उन्होंने पैरा नंबर 6 में कहा था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना संभव है। और चुनाव आयोग को उन्होंने कई सारे सवाल पूछे थे, चुनाव आयोग उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया, और इन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर कई सारे दस्तावेज डाटा दिया था। ये कहा था कि जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाया वो उन लोगों ने इसको रद्द किया है, उसके अंदर जो हुँ, चिप डाली जाती है उसको फॉर्मेट करके नया डाटा डाला जा सकता है। कई सारे
टेक्निकल सवाल किए थे और चुनाव आयोग उस समय कोर्ट के कटघरे में जवाब दे नहीं पाया था। तो ये 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया और उन्होंने ये कहा कि ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपीएटी मशीन जोड़ी जाए। अब ये सवाल है कि सुब्रमण्यम स्वामी अर्थात बीजेपी के लोगों ने ईवीएम की कमियां खामियां दिखाई, मगर ईवीएम रद्द करने पर आग्रही क्यों नहीं हुए? वीवीपीएटी हम्म सिस्टम लागू करने के लिए वो तैयार क्यों हुए? और अभी जो हम्म चुनाव प्रक्रिया होती है उसमें 100% वीवीपीएटी लगाना चाहिए ईवीएम मशीन के साथ, मगर पॉइंट में 1-2% में केवल वीवीपीएटी लगाया जाता है। तो कितनी बड़ी धांधली हो रही है। 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया, 2014 में 0.1% लगाया, 2019 में लगाने की बात की, मगर उसमें उन्होंने कानूनन कुछ अमेंडमेंट किया और कहा कि इतना सारा डाटा काउंटिंग करना, पर्चियों की गिनती करना संभव नहीं, इसके लिए बहाना बनाया, लोगों को अधिकार नहीं दिया, विपक्ष को अधिकार दिया। मगर जो सवर्ण ब्राह्मणवादी जो लोग है, दल है, वो ईवीएम को लेकर चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि ईडी, सीडी, सीबीआई का डर दिखाकर उनको चुप कर दिया गया। शरद पवार ने हम्म भी तो सवाल खड़ा किया था ईवीएम को लेकर, बाद में उनके दल को ही तोड़ा गया। ठाकरे हम्म के दल ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। खड़गे जी ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए थे। मगर ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाने का रूल है, मगर अब तक 100% वीवीपीएटी नहीं लगाई जाती, उसका काउंटिंग भी नहीं होता है। तो 100% ईवीएम मशीन से ही चुनाव हो रहे हैं और उसमें घोटाले हो रही है। बात जब सामने आई तो जो डाटा चुनाव आयोग के वेबसाइट से ही आधार बनाकर राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया, जब ये चर्चा शुरू होने लगा ईवीएम मशीन से गड़बड़ी करके ही चुनाव जीता जाता है, तब इन लोगों ने चुनाव आयोग को माध्यम करके वोटरों की संख्या बढ़ाई, मुर्दा लोगों को वोटर की लिस्ट में डाल दिया, वाराणसी जैसे लोकसभा में घोटाले कर दिए। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। पूरी धांधली हो रही है। बीजेपी अगर चोर है तो चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग को इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे न्यायपालिका का मिसयूज करके इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है, उसी तरह चुनाव आयोग का मिसयूज करके लोकतंत्र का मर्डर किया जा रहा है। तो क्यों नहीं चुनाव आयोग की समीक्षा की जा सकती है? अ, राहुल गांधी ने इतने बड़े-बड़े आरोप लगाए, उन्होंने चोर शब्द का उन्होंने वोट चोरी और इस तरह के तमाम तरह की बातें की। तो क्या उनको भी दबाया गया, उन पर भी एफआईआर करके उनको मुँह चुप कराया गया या उनके लिए अलाउ है और बाकी कोई नहीं बोल सकता? जी। हाँ, ये वो कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए अगर कोई तथ्य के साथ अगर बात कर रहा है, भले हमारी विचारधारा भिन्न है, हुँ। मगर लोकतंत्र के पक्ष में अगर कोई बात कर रहा है, वो स्तुत्य बात है। लोकतंत्र बचाना हर एक की जिम्मेदारी है, मगर कई लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी हुँ। यादव को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की धमकियां दी जाती है। क्या ये लोकतंत्र है? अगर मान लो हुँ। कोई सरकार की कमियां और खामियां बता रहा है, मर्डर क्यों किए जा रहे बता रहा है, रेपिंग क्यों किए जा रहे बता रहा है, साधुओं के लिए कुंभ मेला पर आप खर्चा क्यों कर रहे बता रहा है, और आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हमारे ऊपर थोप क्यों रहे, ये अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो क्या उसके घर पर बुलडोजर लेके जाओगे? क्या हुँ। न्यायपालिका इसको संज्ञान नहीं ले सकता? क्या हुँ। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं ले सकता? मतलब अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसका पूरी तरह से हनन हो रहा है।
अभिव्यक्ति है, वोट का अधिकार अभिव्यक्ति है। एक हुँ, परिवार हुँ, के लोग अलग-अलग लोगों को वोट दे सकते हैं। वो उनको दिया गया फंडामेंटल राइट है। कितना महत्वपूर्ण राइट है वोट का अधिकार। हम अच्छा बाबा साहब जनता अम्बेडकर को हम बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहकर व्यवस्था से लड़ रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, जो लोग संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो रहे हैं। बीजेपी हुँ, के नेता ने नारा लगाया था, अब की पार 400 पार। हुँ, हुँ, हुँ। आपकी संविधान अब की बदलने की बार बात आई थी। 400 पार। कई लोगों ने और फिर संविधान उनको बदलने तक की पूछा बात कर दी क्यों थी। क्यों, उनको पूछा क्यों 400 क्यों चाहिए, बहुमत से भी हुँ, ज्यादा बहुमत क्यों चाहिए, तो उसने कहा कि हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए। कई हुँ, सारे बीजेपी के प्रवक्ता बोले हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उनको पूछा भाई हुँ, संविधान में तो इसकी इजाजत नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें जो मैंडेट मिला है, जनता ने जो हमें जनमत दिया है, तो हम जनता को सर्वोपरि मानेंगे और हम संविधान बदलेंगे, ऐसा कहा बीजेपी के लोगों ने। अच्छा संविधान तय तो करता है 2000 कि कौन कौन राष्ट्रवादी है, कौन देशद्रोही है और संविधान बदलने वाला जो चाहता है उसके ऊपर कोई राजद्रोह, देशद्रोह नहीं लगता है। तो फिर वही सवाल हो रहा है कि जो हुँ, लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग ने क्या किया, हुँ, न्यायपालिका ने क्या किया। रंजन गोगोई ने तो सेटिंग किया, राज्यसभा में चले गए। हुँ, बोबड़े को भी सर न्यायाधीश मिला, हुँ, हुँ, चंद्रचूड़ भी न्यायाधीश बन गए। चंद्रचूड़ ने तो अपने कार्यकाल में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। हुँ। चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए फैसले पर कोई जुडिशरी का
गवर्नर आरएसएस के, सारे फॉरेन पॉलिसी तय हुँ, करने वाले आरएसएस बीजेपी के, सारे वाइस चांसलर आरएसएस के। अभी तो जजेस भी नॉन जुडिशियल लोगों से चुने गए। हुँ, और ये और आईएएस आईपीएस जो एग्जाम के द्वारा चुने जाते हैं, वो तो पीछे के दरवाजे से लिए गए। एक तो लोकसभा का जो स्पीकर है, उसकी लड़की को विदाउट एग्जाम चुना गया। तो ये लोकतंत्र की तोहिन हुँ, नहीं हो रही है। हुँ, हुँ। मतलब मगर दुख की बात खुलेआम है, जो है। हुँ, हुँ, जो सापनाथ और नागनाथ की बात कांशीराम जी कर रहे थे, मायावती जी ने इस पर आवाज उठानी चाहिए। हुँ, अगर वो मान्यवर कांशीराम जी के बाद बहुजन आंदोलन में एक सीनियर लीडर है, उन्होंने केस भी दर्ज किया था। आगे क्या हुआ पता नहीं, सतीश मिश्रा चला रहे थे। और सतीश मिश्रा हुँ, को लेकर बहुजन समाज में भयंकर आक्रोश है। हाँ, बहुजन से हुँ, सर्वजन हुँ, कैसे हो गया, बहुजन से सर्वजन कैसे हो, ये वैचारिक मुद्दा है, विरोध का मुद्दा नहीं है। बहुजनवाद को सर्वजनवाद में तब्दील नहीं किया जा सकता। ये तो कांशीराम जी की आइडियोलॉजी नहीं है, फुले शाह अम्बेडकर आइडियोलॉजी नहीं है। मगर ईवीएम को हुँ, हुँ, लेकर अखिलेश जी बोल रहे हैं। अखिलेश जी हुँ, ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मगर आरएसएस बीजेपी का एक आकलन है कि मायावती जी का जो राष्ट्रीय पार्टी था, अब उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गई है। उनका नेटवर्क ऑल इंडिया में है। अगर ईवीएम को रद्द करने के लिए एसआईआर जैसा मामला भी यूपी में भी आ सकता है 2027 में। इस बार हुँ, वहां अगर घोटाला होकर बीजेपी चुनकर आएगी बिहार में, 100% 2027 में बीजेपी का वहां आना तय है। तो बीजेपी के लोग आकलन करते हैं, तेजस्वी यादव रीजनल पार्टी है, लालू प्रसाद यादव रीजनल पार्टी है, भले उनको समर्थन बिहार में, केंद्र में तो बीजेपी है। हुँ, हुँ, मायावती उत्तर प्रदेश में रीजनल बना दिया, अखिलेश जी रीजनल बना दिया। तो इन लोगों का यह आकलन है, अल्पसंख्य विदेशी ब्राह्मणों का यह आकलन है कि पिछड़े वर्ग के अंदर राष्ट्रीय लीडरशिप नहीं पनपने देना। शरद पवार महाराष्ट्र, लालू प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश, मायावती अखिलेश उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया में बैकवर्ड हुँ, कास्ट के लीडर है, उनको अपने साथ ले लिया। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ थे, मगर आप हो पलटू जाते राम हैं बीच-बीच बनकर में, बीजेपी के साथ है। बीच-बीच में पलटू राम, उनको उनका उनका नामकरण हो गया पलटू राम। कितना बड़ा हुँ। उत्तर अभी तो काल में बहुत था सारी वीडियो अपमान। वायरल हो रही हैं जिसमें वो किसी भी फंक्शन में अलग हरकतें करते हुए दिखाए जाते हैं। तो वो राष्ट्रगान में रहता है। हरकतें कर रहे हैं। मेंटल इस तरह की वीडियो। मतलब स्थिति अब ठीक पता नहीं नहीं वो है। पता नहीं वो वीडियो सही है ऐस या क्या है कि ये पता नहीं नहीं, चलता। सही है, सही है। असेंबली में भी ऐसा ओके। हो रहा है, गमले रख हुँ, रहे हैं हुँ, सिर के ऊपर। तो हुँ, लोकतंत्र खतरे में है। तो अलग अलग राज्यों में रीजनल लेवल पर बैकवर्ड कास्ट की पार्टियों को, लीडर को या तो डराया जाता है या धमकाया जाता है या ईडी के द्वारा डराया जाता है। देखो मन से एक हुँ, ठाकरे हुँ, फैमिली के एक लीडर, उनको ईडी से डराया गया। हुँ, बाद में अभी उनके खिलाफ हो गए ठाकरे। हुँ, जब वो बीजेपी के हुँ, साथ थे तो अच्छे मित्र थे, अब बीजेपी के खिलाफ हुँ, हो गए तो अब उनको देशद्रोही तक कहा जा रहा है। हुँ, तो इस देश में कितने भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी के लोगों को पकड़ा है 11 साल में? कितने लोगों हुँ। को पकड़ा है? हाँ, बल्कि बीजेपी के लोग, जो सत्ता में है, उन पर तो कोई खबर ही नहीं आ पाती है कि वो उनमें कोई भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। इवन भले ये खबर आ जाती है कि भ्रष्टाचारी कोई था दूसरे पार्टी में, लेकिन वो क्लीन स्वीप मिल गया अगर वो शामिल हो गए तो। ये तो वर्ड का इस तरह की इस्तेमाल बड़ी होता खबर है कि होती है। बीजेपी बीजेपी वॉशिंग मशीन है। ये कहा बीजेपी हुँ, के नेताओं ने। और जिन्होंने भ्रष्ट आचरण किया, उनको बीजेपी के साथ अलायंस करके महाराष्ट्र में इलीगल सत्ता है। हुँ, जजेस को मैनेज करके महाराष्ट्र में सत्ता चल रही है, कुछ एक्सपर्ट वकीलों का कहना है। हुँ।
हुँ। और कुछ पब्लिक ठाकरे के फैमिली क्वेश्चन्स का भी आ रहे हैं। ठाकरे हुँ, हुँ। ठाकरे फैमिली का ये सवाल है, पार्टी हमारी, बाप मेरा, हुँ, आप दूसरे पार्टी हुँ, को मेरे बाप का इस्तेमाल करने दे रहे हो। मेरे हुँ, पार्टी के सिंबल को मेरे ही पार्टी से तोड़कर दूसरों का ही यूज करने दे रहे हो। और चुनाव आयोग कर हुँ, रहा है, यानी चुनाव हुँ, आयोग हुँ, और न्यायपालिका का मिसयूज करके भारत में लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। अब हमारी पार्टी लीजिए, अपनी जनता पार्टी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी मास लीडर हुँ, बन गए, हुँ, तो उनको हुँ, हुँ, भीड़ में एक ब्राह्मण के द्वारा मारने का प्रयास किया, और हुँ, हुँ, सम्राट अशोक को गालियां दिया ब्राह्मण लोगों ने। और अभी कल एक हुँ, वीडियो आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मैं मर्डर करूंगा, और जब तक उनकी हुँ। हत्या मैं नहीं करता हूं तब तक मैं जनेऊ नहीं पहनूंगा। अच्छा, ब्राह्मण बोल रहा है? तो ब्राह्मण बोल रहा है, और बीजेपी उनको बताइए। आश्रय दे रही है। तो चुनाव आयोग को हुँ, भी अधिकार है कि अगर कोई दल ऐसे हुँ, गुंडों हुँ, को, ऐसे जिनके ऊपर मर्डर हत्या के आरोप है, शूटर है, ऐसे लोग जो मारने के लिए उकसा रहे हैं, ऐसे पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। हुँ, मगर चुनाव आयोग और न्यायपालिका लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जी। हुँ, जी। कुछ पब्लिक के प्रश्न भी आ रहे हैं, वो भी हम देख लेते हैं। 22 प्रतिज्ञाएँ यहाँ लिखते हैं, मूल निवासी 90% एससी, एसटी, ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के हक के वोटों की सबसे पहली चोरी। मोहनदास गांधी ने 1932 में सेपरेट इलेक्ट्रोड की ज़बरदस्ती चोरी करके की थी। हाँ, जी, इस और मामले में मैं इस मामले में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं हुँ, कुछ हुँ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राय मशवरा ले रहा हूँ, कुछ जजेस से भी राय, रिटायर्ड जजेस से भी मैं राय मशवरा ले रहा हूँ, और मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालने का सोच रहा हूँ कि हुँ, हुँ, एससी, एसटी और ओबीसी को और माइनॉरिटी को भी सेपरेट इलेक्ट्रेट लागू किया जाए, ऐसी अब हमारी धारणा बन रही है। अगर तुम ईवीएम हुँ, रद्द हुँ, नहीं कर रहे हो और ईवीएम भी रहेगा, तो फिर उनको गड़बड़ी करना संभव नहीं होगा। अगर सेपरेट इलेक्ट्रेट एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों पर लागू होगा, तो उनका दल रहेगा, हुँ, उनकी पार्टी रहेगी, उनके वोटर रहेंगे। अभी क्या हुँ, है, ज्वाइंट इलेक्ट्रेट के जो एससी, एसटी के जो रिजर्व है, वो तो बीजेपी के साथ है। संविधान के हुँ, खिलाफ कानून बनाए जाते तो वो उनके साथ है। तो गांधी जी के हुँ, द्वारा जो सेपरेट इलेक्ट्रेट रद्द करके ज्वाइंट इलेक्ट्रेट थोपा गया था, उसको तो रद्द करना चाहिए था 1960 में, 10 साल के बाद। मगर उसको हर साल लागू करते हैं। अब हमारी डिमांड है वो रद्द कर दिया जाए, संयुक्त तो चुनाव प्रणाली, रिजर्व सीट, और हुँ, सेपरेट इलेक्ट्रेट लागू कर दिया जाए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सुप्रीम हुँ, कोर्ट में इस पर एक याचिका दायर करूं, ऐसा मेरा अभी विचार चल रहा है। जी। जी। और सचिन रोकड़े यहाँ लिखते हैं, अगर हम अभी नवबौद्ध हैं, तो हम कब नव हिंदू बने? बताओ। भारत को भी राजा हरा वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे बौद्ध थे, जय भीम। हाँ जी, सब लोग पहले बौद्ध ही थे, ये धीरे-धीरे कन्वर्जन हुआ है। और 22 प्रतिज्ञा यहाँ लिखते हैं, दूसरी वोट चोरी ईवीएम से और तीसरी वोट चोरी करोड़ों फर्जी वोटों के माध्यम से विदेशी ब्राह्मण कर रहे हैं। संविधान विरोधी वोट चोर विदेशी ब्राह्मण मुर्दाबाद। अच्छा जी, 22 प्रतिज्ञा लिख रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि अगर देखा जाए तो कोई भी बहुजन लीडर में से जो बाबा साहब या मान्यवर काशीराम जी या बुद्ध के विचारों पर जो चला हो, उसमें से एक ही नाम आता है बहन जी का। और बहन जी का एक रिकॉर्ड है कि वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और एक बार तो पूरे फुल फ्लैश से बनी हैं। इतना खूबसूरत रिकॉर्ड है, इतना उन्होंने अगर देखा जाए तो यूपी में बहुजन लोगों के बहुजन महापुरुषों के नाम से डिस्ट्रिक्ट के नाम बना दिए थे, इतनी गज़ब की उनकी उपलब्धि है। इसके बावजूद भी वो लगातार डिक्लाइन पे जाने का क्या कारण है? क्या बहुजन अब वो बिखर गए हैं? क्या सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं? और आगे इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है?
कि ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि लोग उनसे अपेक्षा रखते हैं और फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी की मानव कांशीराम जी ने ये पार्टी बनाई थी बसपा। बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का कमान मिला था और वहां बहुत सारे बदलाव हुए, मगर अभी विचारधारा में जो परिवर्तन हुआ, ब्राह्मणों को साथ में लेने का जो अभियान हुआ, ये उनके डिक्लाइन की एक वजह है, विचारधारा में बदलाव। और दूसरी वजह है ईवीएम मशीन। जब आपकी विचारधारा बहुजनवाद की रहेगी, तो आपके साथ भले ही ईवीएम से घोटाला करके हराया जाएगा, मगर आप शोषित लोगों के नेता हो, तो शोषितों का आधार विद्रोह का रहेगा, शोषितों का आधार सड़क पर रहेगा। अब उनके कार्यक्रम बंद हो गए, अलग अलग राज्यों में उनकी रैलियां होती बंद हो गई। तो खैर उनका पार्टीगत मामला है, वो उनकी समीक्षा कर सकते हैं, मगर बहुजन नायक कांशीराम जी की अगर बात करें, तो कांशीराम जी का स्टैंड, अगर आज कांशीराम जी होते तो क्या करते, तुलना करके। हुँ। बहुजन नायक कांशीराम जी सड़क पर उतरते हैं हुँ। और ईवीएम को रद्द करवाते हैं, ईवीएम को फोड़ते हैं। उनका एक बयान है, लास्ट बयान एक रैली में उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक लड़ाई है, हम बैलेट का जवाब देंगे, मगर हमारे दुश्मन बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बैलेट को जवाब देंगे, मगर हमारा दुश्मन बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो बहुजन नायक हुँ। उनको बेवजह नहीं कहा जाता। अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो कांशीराम जी कह रहे हैं कि जैसे आप तैयारी करेंगे, हम वैसी तैयारी करेंगे। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। मगर आज देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाएं रद्द, जजेस खरीदे जा रहे हैं, चुनाव आयुक्त चुप है, और अलग अलग देशों में जन आंदोलन हुआ है। हुँ। लोग कह रहे हैं नेपाल में हुआ तो भारत में नहीं होगा, लोग कह रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब, क्या लोकतांत्रिक संस्था को नकार रहे हैं? हम उनको आगाह कर रहे हैं कि आप घटिया रोल मत करो, आप लोकतंत्र का दायरे में रहकर करो। जिन जिन लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ काम किया, तो जनता सड़क पर उतरी है। अब मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ, तो मैं कोर्ट में ही हुँ। एक बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण ही पेश करने वाला हूँ। बाबा साहब हुँ। अम्बेडकर ने पूना कोर्ट के अंदर भाषण किया, जजेस के सामने, और विषय था लोकतंत्र सफल होने की वजह और लोकतंत्र विफल होने की वजह। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये कारणों से लोकतंत्र सफल होगा, मजबूत विपक्ष रहेगा तो लोकतंत्र सफल होगा, भारत में आर्थिक विषमता खत्म होगी तो लोकतंत्र ज्यादा देर तक टिकेगा, मगर भारत में लोकतंत्र में गरीब लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, भिखारियों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, और मुट्ठीभर लोगों के पास संपत्ति जाएगी। तो भारत में लोकतंत्र की बजाय हिंसक प्रतिक्रांति, हिंसक क्रांति हो सकती है, जनता सड़क पर उतर सकती है। और वो कैसा होगा, ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बातचीत किया था, वो मैं पेश करूंगा। बाबा साहब हुँ। अम्बेडकर ही हुँ। कह रहे हैं लोकतंत्र को खत्म मत करो, लोकतंत्र टिकने के कुछ संवैधानिक रूल है, मापदंड है, उसको अप्लाई करोगे, देश में लोकतंत्र का बीज बचेगा। अब बीजेपी के लोगों ने लोकतंत्र को खत्म करने के लिए 400 पार के नारे लगा रहे हैं। चुनाव आयोग के सहयोग के बगैर थोड़ी है, चुनाव आयोग इसमें हुँ। बराबर शामिल है, न्यायपालिका इसमें बराबर शामिल है। और ये कार्य राष्ट्र प्रेम का कार्य नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह का ही कार्य मानना चाहिए। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर विलास खरात जी, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है। चुनाव आयोग पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। बाबा साहब से रिलेटेड आपने कई प्रसंगों को उजागर किया है। हम उम्मीद करते हैं आप इस पर आगे बढ़िए, पूरी जनता आपके साथ है, सभी रैशनलिस्ट आपके साथ हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मैं सभी लोगों को, साइंस जर्नी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
इतिहास पर वो बोलते रहते हैं, मगर बिहार की जनता का आक्रोश है, देश भर की जनता का आक्रोश है ईवीएम को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर, चुनाव धांधलियों को लेकर। साइंस जर्नी ने इस विषय को चर्चा के लिए रखा। जज साहब एक अर्जेंटली मीटिंग में थे, कुछ लोग उनके पास आए थे, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो सके, मगर उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि अगली बार वो बिहार के चुनाव को लेकर अगर डिस्कशन रहेगा, राहुल गांधी के द्वारा कुछ जो डाटा सामने लाए उसको लेकर, जो यादव जी ने जो डाटा लाया उसको लेकर कोई चर्चा होगा। मैं योगेंद्र यादव जी को भी साइंस जर्नी पर इनवाइट करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मगर हुँ, मैं हुँ। आज लेट हुआ, मैं एक जगह में था और वहाँ रेंज नहीं थी। मैं लेट ज्वाइन हुआ, इसके लिए मैं दर्शकों की माफी मांगता हूँ। ये जिस सर का धन्यवाद देता हूँ, साइंस जर्नी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर विलास खरात जी। तो और यहाँ पे कुछ और सुपर चैट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। रमेश राम जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया जी आपको। अर्जुन कुमार जी ने भी मेंबरशिप लिया है, आपको बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे विलास भंडारे जी ने जी का सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। 22 प्रतिज्ञा लिखते हैं, दूसरी वोट चोरी ईवीएम से और तीसरी वोट चोरी करोड़ों फर्जी वोटों के माध्यम से विदेशी ब्राह्मण कर रहे हैं। संविधान विरोधी वोट चोर विदेशी ब्राह्मण मुर्दाबाद। देखिए, लोगों में आक्रोश है, आक्रोश होगा तो लोग व्यक्त करेंगे ही करेंगे, पर संवैधानिक रूप से उनको जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोका जा रहा है, वो चीज़ें गलत है। 22 प्रतिज्ञा आगे लिखते हैं, भारत में विदेशी ब्राह्मण ना ही सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष में बैठने लायक है। और ना ही किसी संवैधानिक संस्था या सरकारी पदों पर बैठने लायक है। हुँ। शुक्रिया आपका 22 प्रतिक्रिया जी, अपनी बातें रखने के लिए। तो साथियों, आप जानते हैं यहाँ पे छोटी ही स्ट्रीम हम लोग करते हैं और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और अ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे विलास खरात जी ने जो अपनी बातें रखी थी चुनाव आयोग पे, जब सब लोग बोल रहे थे, तो उनको दबाने की कोशिश की गई है, डराने की कोशिश की गई है। लेकिन आप जानते हैं कि वो इस पर आगे बढ़ेंगे और इसका मजबूती से मुकाबला किया जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ ही आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। यहीं पे हम इसे एंड